Hello students, welcome back to GM Academy. In today's video we are going to discuss paper 23 and 24 organic chemistry questions. Let's start. तो पेपर 23 का पहला क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनिक का. यहाँ पर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं अपन. दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर? फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में अब किस बेंजीन रिंग पे Br+ जाके अटैच होगा जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी. तो एक्टिवेटेड रिंग कौन सी है? यहाँ पर ये वाली बेंजीन रिंग. क्यों? ड्यू टू 3-alpha-H. अब हमारे पास जो CH3O प्लस अल्फा एच है तो ये कौन सा है? ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का और ऑर्थो पैरा में से कौन सा मेजर होता है? पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक एंट्रेंस. ड्यू टू लेस स्टेरिक एंट्रेंस हमारा जो पैरा है वो मेजर होगा. पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारे पास बेंजीन रिंग ये वाली है जिसपे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. इसके पैरा पे हमारे पास Br ग्रुप अटैच हो जाएगा और बाकी बेंजीन रिंग को आप ऐसा कैसे बना दीजिए. तो ये मैच कर रहा है किससे? ऑप्शन सी से. इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी. ठीक है. नेक्स्ट है इन न्यूक्लिक एसिड कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाई. तो न्यूक्लिक एसिड से हमारे पास में जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो किससे अटैच होते हैं? 3-5 फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड्स. जैसे कि यहाँ पर DNA और RNA में बताया गया है. तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड 3' पे और दूसरा 5' पे और ये जो लिंकेज है इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड्स. तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी. इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा सी. ठीक है. नेक्स्ट है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाइफेनिल मीथेन इज C13H12. So how many structural isomers are possible when one of the hydrogens is replaced by chlorine atom? ठीक है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पे रिप्लेस होता है? एक बार यहाँ पे क्लोरीन लग सकता है, दूसरा हमारा ऑर्थो पोजिशन पे, तीसरा मेटा पोजिशन पे और फोर्थ पैरा पोजिशन पे. तो इस तरह से कितने सब्स्टिट्यूटेड बन जाएंगे? इस तरह से बन जाएंगे हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो यहाँ पर आपने देखिए कि ये हमने यहाँ पे टोटल जो 4 स्ट्रक्चर जो डिफरेंट बनेंगे आफ्टर क्लोरिनेशन वो यहाँ पर बना दिए. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन असिस्टेंस फॉर SN2 रिएक्शन विल नॉट बी सीन इन. यानी हमारे पास यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से SN2 कराना है. तो यहाँ पर देखिए कि ये जो OH है ये अटैक करके क्लोरीन को रिमूव कर सकता है. यहाँ पर ये सल्फर अटैक करके इस क्लोरीन को रिमूव कर सकता है. यहाँ पर ये जो है आयोडीन ब्रोमाइड का लोन पेयर ये अटैक करके आयोडीन को रिमूव कर सकता है. बट यहाँ पर OH अटैक करके COOH को रिमूव नहीं कर सकता. तो नो SN रिएक्शन. वाई? बिकॉज देयर इज नो गुड लिविंग ग्रुप. यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कि COOH भी अच्छा तरह से लिव नहीं कर सकता और OH भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. तो यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी. अब जैसे यहाँ पर Cl- था लिव ग्रुप करने वाला, यहाँ पर भी Cl- था, यहाँ पर भी I- था. ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप थे. तो SN रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लिविंग ग्रुप एबिलिटी के. लिविंग ग्रुप यदि अच्छा हो गया तो सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर ईजिली होगा. यहाँ पर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा अच्छे से. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी. क्योंकि अपने को SN रिएक्शन जिसमें नहीं होगी वो ऑप्शन करेक्ट करना था. ठीक है. नेक्स्ट है 12 विच सोडियम सॉल्ट विल बी हीटेड विद सोडा लाइम टू ऑब्टेन प्रोपेन. तो सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. ये क्या करता है? माइनस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? जो एसिड वाला CO2 है. इससे क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3. ठीक है. हमारे पास सेम ही रिएक्शन करेंगे तो अपने पास ये वाला, यानी हमारे पास जो एल्केन बनता है वो एक कार्बन कम करके बनता है क्योंकि CO2 गैस रिलीज हो रही है. यहाँ पर भी देखिए आप, तो हमारे पास CH3 ये वाला, फिर CH और फिर CH3. तो यहाँ पर आप देखिए ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोपेन है. इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ये एनहाइड्राइड दिया हुआ है, इसके अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराना है. तो अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? C+O NH2. फिर हमारे पास यहाँ पर C+O-. क्यों? क्योंकि जैसे ये अमोनिया इस पर अटैक करेगा, ये O- ऊपर जाएगा, फिर बैक आएगा, फिर यहाँ पर तो ये अमाइड बन जाएगा, यहाँ पर एसिड है. ठीक है. फिर आप इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? NaOH प्लस Br2 के साथ. इसकी रिएक्शन कौन सी है? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन.
हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में जो प्राइमरी एमाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एमाइन में। तो ये CONH2 जो ग्रुप है इसको आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमाइन में, NH2, और बाकी अनअफेक्टेड रहेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो अपना बन जाएगा वो ये बनेगा, जो कि किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द ऑर्डर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो कोई भी बेस है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो भी होगी, बेस जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कि हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा यदि स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। और यदि हमारा वीक बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 CH2 इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं, तो इनमें क्या करेंगे, H+ ऐड कर देंगे, यानी CH3 CH3 बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहला एसिड हमारे पास CH3 CH3, फिर है अमोनिया, फिर आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा H2O। तो यदि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें, यानी Ka का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, H2O की। फिर एल्काइन की अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों होती है, क्योंकि जो sp कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो इससे जो बनने वाला एनायन है, यानी ये जो NH2- है, ये किससे स्टेबल लेस होगा, इससे लेस स्टेबल होगा। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, अल्काइन से। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा ही। तो जो ऑर्डर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का है वो बेसिक स्ट्रेंथ का रिवर्स हो जाएगा। कि यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बनाया था तो इसी का रिवर्स आप कर दीजिए इनके बेस का। तो यहाँ पर इसका बेस ये है, इसका बेस ये वाला है, इसका बेस ये वाला है, और यहाँ पर OH-। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, कार्बन वाला, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इसके अलावा आप एक पॉइंट इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या करना होता है, सिंपली लोन पेयर या जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इजीली डोनेट कर दे। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, sp3 कार्बन पर, यहाँ पर नाइट्रोजन पर, और यहाँ पर फिर कार्बन पे, फिर ऑक्सीजन पे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा अपने लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा, तो इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे लीस्ट होगी। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए था, पर जो sp कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी कम होगी। या इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेबल एनायन जो होगा वो होगा वीकर बेस। इस सब पॉइंट्स के बेसिस पे आप ऑर्डर लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव रिएक्टिविटी विद AgNO3। तो हमारे पास जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमारे पास ये हो गया, इसके AgNO3 के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये Cl रिमूव हो जाएगा, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर इसकी जो AgNO3 के साथ रिएक्शन है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के, कि जो फॉर्म हो रहा है कार्बोकेटाइन उसकी स्टेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगी। इसके बाद अपन देखते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारे पास क्या होता है, ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, इसमें कार्बोकेटाइन अपने पास सेकेंडरी बन जाएगा, ये वाला। फिर इसमें लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो इसके AgNO3 के साथ में आपने रिएक्शन कराई, ठीक है, AgNO3 के साथ में इसकी रिएक्शन कराने पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो कार्बोकेटाइन है ये हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि sp2 कार्बन पे बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी रिएक्शन रेट सबसे लीस्ट होगी। तो यहाँ पर रेट बताए, तो सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये हमारा रेट का ऑर्डर होगा, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनएबिलिटी ऑफ मीजो कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं मीजो कंपाउंड का। लेट्स से हमने एक
लिया टार्टरिक एसिड, COOH, OH, OH, H, H, COOH। ये एक मीजो कंपाउंड है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मीजो कंपाउंड में कायरल सेंटर तो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कायरलिटी सेंटर, ये भी जरूरी है। डिससिमेट्रिक नेचर ऑफ इट्स नेचर स्ट्रक्चर, ये भी सही नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो डिससिमेट्रिक तो होगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी। इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन से मतलब क्या है कि हमारे ये जो कायरल कार्बन है, लेट से ये क्या हो रहा है, ये रोटेशन देगा और क्या बनाएगा, कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन हुआ लेट से, तो हमारा जो नीचे वाला कार्बन है उसका रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी इक्वल अमाउंट में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर कैंसिल कर देंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन, कि ये इंटरनली एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहे हैं और इनका जो फाइनल ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा, वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री, जो किसके लिए आता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के लिए। तो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी के लिए क्या करना है, सिंपली H को रिमूव कीजिए और एनायन बनाइए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर COO माइनस क्लोरीन आ रहा है यहाँ पर। दूसरे वाला ऑप्शन ये फर्स्ट है, सेकेंड वाले ऑप्शन में हमारे पास में जो क्लोरीन आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर COO माइनस। थर्ड ऑप्शन में हमारा क्लोरीन कहाँ आएगा, क्लोरीन आएगा अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या है, -I ग्रुप है और एनायन की स्टेबिलिटी जो होती है, हमारा एनायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, -I ग्रुप के और -M ग्रुप के। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर सबसे पास इसमें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एनायन की यहाँ पर होगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कि हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है किसी भी एसिड का, उसके एनायन की स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पर एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपन लिखे तो वो होगा थर्ड, सेकेंड, देन फर्स्ट, क्योंकि -I ग्रुप डिस्टेंस डिपेंडेंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर हो गया डी, सॉरी डी नहीं होगा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट बोला है तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनिल ग्लाइऑक्सल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट NaOH। तो सबसे पहले ग्लाइऑक्सल क्या होता है, ग्लाइऑक्सल हमारा होता है CHO, ठीक है। तो फेनिल ग्लाइऑक्सल इसे हिंट लगाएं अपन तो क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ। यहाँ पर कोई भी अल्फाइड प्रेजेंट नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन होगी। OH कहाँ पे अटैक करेगा, हमारा इस कार्बन पे, और यहाँ पर ये नेगेटिव। तो यहाँ पर इनिशियली क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O C, ये O माइनस और यहाँ पर H, ठीक है। अब हमारा ये जो H है ये O माइनस बैक आएगा, फिर ये हाइड्राइड ट्रांसफर इंट्रामोलिकुलर ही होगा, अटैक इस पे करेगा और ये इस तरह से। तो यहाँ पर H माइनस ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर जो फिनोमेना है वो इंट्रामोलिकुलर ही हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH C H O माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये CH था, यहाँ पर OH तो था ही, यहाँ पर ये कार्बन हो जाएगा डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर वाली बात हो जाएगी, H प्लस ट्रांसफर या एसिड बेस रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PH CH2 OH, ठीक है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर था ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, PH CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए हमारे पास में PH CH OH C डबल बॉन्ड O माइनस Na। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या देखा हो, PH CH OH C डबल O माइनस, जो कि किससे मैच कर रहा है, हमारा इससे मैच कर रहा है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इनिशियली हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है, क्या है ये, PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये कैस्टर, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे एक अल्कोहल बनेगा और इससे एक अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर PH CH2 OH एक अल्कोहल ये बनेगा, क्योंकि फाइनली रिड्यूस हो जाएगा इससे, CH3 OH एक अलग से बनेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी,
ठीक है। नेक्स्ट है 33, नेम द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो हमारा इनिशियली क्या है, एसिड है, उसकी अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ए क्या बनेगा CH3, और हीट यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O NH3+, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और बन जाएगा CH3CONH2। फिर इसका P2O5 के साथ रिएक्शन कराया जाए तो P2O5 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा, रिमूवल करेगा वाटर का और क्या बना लेगा फाइनल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका क्या नाम है, एसीटोनाइट्राइल। एसीटो वर्ड क्यों यूज किया अपन ने, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पर है, तो एसीटोनाइट्राइल हमारे ऑप्शन सी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। नेक्स्ट है इन लेसानी टेस्ट सोडियम मेटल इज यूज्ड बिकॉज, सोडियम मेटल हमारे पास क्या होता है, ये काफ़ी रिएक्टिव नेचर का होता है, तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर देता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इसके अलावा हमारे जो सोडियम है वो किसके साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनके साथ में रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा, जैसे NaCN बनाएगा या Na2S बनाएगा या NaX बनाएगा, ये सब क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास दिया हुआ है वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और अपने को रिएक्शन वाटर में ही करानी है, इसलिए वाटर सोल्यूबल भी कन्वर्ट कर रहा है सोडियम मेटल का यूज़। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं वो करेक्ट है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है 37, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होना है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए और सब्स्टिट्यूट करे। तो लेट्स से हमारे जो एस्टर्स है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 ये है, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पे, ये इधर जाएगा, ये और ये रिमूव हो जाएगा, फाइनली जो बन जाएगा वो कीटोन टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ डिपेंड कर रही है इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि लीविंग ग्रुप जिसमें अच्छा होगा उसमें फास्टर होगी। तो हमारे पास जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, Cl, कि Cl माइनस जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद में हमारा क्या होगा OCH2CH3, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो ज़्यादा वीकर बेस होगा वो ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। फिर NH पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, तो इस बेसिस पे हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, रेट होगा सबसे ज़्यादा किसका, 2 का, फिर हमारा 1 का, फिर 3 का। इसके अलावा आप क्या ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या नेगेटिवली चार्ज है, किस पर अटैक करेगा, वो कार्बन जिस पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा है। तो Cl का क्या होता है -I, यहाँ पर इनके -I होते पर ये +M भी देता है, ये लोन पेयर को इजीली डोनेट करके डेल प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज भी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज ज़्यादा कहाँ पे करेगा, नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, क्लोरीन वाले में, फिर ऑक्सीजन वाले में, फिर नाइट्रोजन। तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इस बेसिस पे भी हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 1 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है 2 1 3, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है 39, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन व्हाट इज डी। तो इनिशियली हमारा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अल्फा H प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड Cl। इसकी आप Na-N3 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो Na+ है, N3 माइनस, ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रिमूव करके Cl को रिमूव कर देगा। फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमारा इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से, अब इसमें इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं इस तरह से, PHC डबल बॉन्ड N ठीक है। अब यहाँ पर जब ये N यहाँ पर रिमूव होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आएगा और ये फेनिल माइग्रेट होकर कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो इस तरह से नाइट्रोजन का यहाँ पर रिमूवल हो जाएगा, ये जो N2 है। और फाइनली क्या बन जाएगा, PH यहाँ पे नाइट्रोजन पे कनेक्ट हो गया, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और फिर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना ये क्या है, फेनिल आइसोसाइनेट, फेनिल आइसोसाइनेट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है
हमारे पास 45 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AgNO3 दिया हुआ है। AgNO3 क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा और कार्बोकेटाइन बनाया दे। तो अब ये जो इंटरमीडिएट बन गया, अब हमारा कार्बोकेटाइन जो बन गया ये क्या बनेगा, अब इसमें आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन करने पे 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी और कार्बोकेटाइन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी ये 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन किया अपन ने और OH यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ गया। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को डोनेट करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड OH, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको डोनेट कर देगा तो -H+। फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बन गया वो बन गया ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम टेस्ट नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड हमारे पास क्या होता है, ये वाला टर्सरी ब्यूटोक्साइड और यहाँ पर सोडियम। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि यहाँ पर 3+ I ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास देखिए ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है इसके साथ यदि आप रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, बल्कि बेस होने की वजह से एलिमिनेशन फेवर करेगा। एलिमिनेशन फेवर करके प्रोडक्ट जो बनाएगा यहाँ पर एल्कीन बना सकता है। उसी तरह से यदि दूसरा रिएक्टेंट ले लें, दूसरे रिएक्टेंट में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर Br। इसके केस में भी क्या होगा, बीटा पे हाइड्रोजन है, इसका रिमूव करेगा और यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। बट यदि ये CH3Br है, इसके साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन, तो ओनली सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर ओनली SN रिएक्शन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये बेस जो है वो डायरेक्टली कार्बन पे अटैक करेगा और Br को रिमूव कर देगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर CH3, ये CH3 और यहाँ पर OCH3, यानी ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अपने को पूछा गया था कि किससे ईथर बनेगा, तो ईथर हमारा बनेगा ऑप्शन सी से, बाकी में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्लाइकोल एज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। तो डेक्रोन जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड से। तो अपने को पूछा गया कि ग्लाइकोल किस में आ रहा है, तो डेक्रोन में यूज हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। एक्रिलीन पॉलीमर क्या होता है, उसमें एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल यूज नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। टेफ्लॉन में देखिए, टेफ्लॉन में भी हमारे पास टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, यहाँ पर भी ये यूज नहीं करा, विस्कस सिस्टम में भी यूज नहीं होता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोटीन्स विद ए प्रोस्टेटिक ग्रुप आर नोन एज। तो ये किसकी डेफिनेशन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स की। कॉन्जुगेट प्रोटीन्स में क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द रिएक्शन। तो इनिशियल यहाँ पर H+ दिया हुआ है, H+ क्या करेगा, ये हीट दिया हुआ है तो E1 एलिमिनेशन होगा, यानी इनिशियली OH2+ बनेगा यहाँ पर, फिर कार्बोकेटाइन रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट के तौर पे ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन में यहाँ पर क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, यानी CH3 शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पर CH3 है, ये भी CH3 है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया। फिर आप हीट करके एलिमिनेशन करेंगे, फाइनल एलिमिनेशन करने पे हमारे पास एल्कीन कहाँ बनेगा, एल्कीन इन दोनों के इंटरमीडिएट में बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो E2 रिएक्शन विद मैक्सिमम रेट। तो हमारे पास इन कंपाउंड्स को बना के देखते हैं। E2 रिएक्शन की जो रेट है हमारा, वो रेट क्या है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ऐसा क्यों, क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड में मोर ओलिफिनिक कैरेक्टर होते हैं। तो E2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में अपने पास एल्कीन कैरेक्टर आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिसमें एल्कीन कैरेक्टर होंगे वो E2 रिएक्शन फास्टर देगा। तो एल्कीन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्काइल हैलाइड में आते हैं, अल्फा H ज़्यादा होने की वजह से, मोर अल्फा H। तो यहाँ पर आप देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, ये CH3, फिर कार्बन, उससे एक और CH3 जुड़ा हुआ है, उससे Br भी जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर CH2 CH3, दैट मीन्स ये क्या है, टर्सरी है। हमारे पास ये वाला क्या है, प्राइमरी है, ये वाला क्या है, ये भी प्राइमरी है। हमारे पास ये देखें तो ये भी क्या है, CH3 C
CH3 आयोडीन और CH2 CH3, दोनों के दोनों ही कार्बन क्या हो गए, अब टर्सरी हो गए। तो अब इनमें अपन E2 रिएक्शन के लिए क्या देखेंगे, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, तो E2 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, I माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है Br माइनस से, तो I माइनस ईजिली लीव करेगा, तो E2 रिएक्शन भी फास्टर किसके लिए होगी, इसके लिए होगी, क्योंकि दोनों में पॉलीफिनिक करेक्टर तो सेम ही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि E2 रिएक्शन मैक्सिमम रेट से किस में होगी, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी, क्योंकि इसमें टर्सरी हैलाइड भी है और लिविंग ग्रुप भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टर्न सिफ रिएजेंट टू पिंक। तो सिफ रिएजेंट क्या होता है, ए सॉल्यूशन ऑफ रोजानिलीन एंड सल्फ्यूरस एसिड। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ओनली एल्डिहाइड्स के साथ। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, प्रोपेनल्डिहाइड हमारा ये वाला कंपाउंड हो गया, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया, और एसीटोन क्या हो गया, हमारा एसीटोन ये हो गया। तो एसीटोन में क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, इस कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये सिर्फ रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट की जो रिएक्शंस होती है हमारे पास, ये हिंसबर्ग रिएजेंट, यहाँ पर आप मिथाइल लगा दीजिए सब जगह, ये बेंजीन सल्फोनिक, इसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट बोल देंगे। ठीक है, अब इनिशियली आपने प्राइमरी एमाइन ले लिया, ये प्राइमरी एमाइन है, ये क्या करेगा, अटैक करके ऐसे, तो यहाँ पर वापस एक H+ जाके ये बन जाएगा, फिर ये जो कंपाउंड है ये NaOH में सोल्यूबल है। फिर सेकेंडरी एमाइन देखें, तो सेकेंडरी एमाइन हमारे पास, इसके पास भी H है, तो ये इसके साथ रिमूव कर लेगा HCl, यहाँ पर HCl रिमूव हो रहा है। ठीक है, फिर ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, यदि आप NaOH में इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये क्या होता है, इनसोल्यूबल। थर्ड क्या है हमारे पास, ये टर्सरी एमाइन है, टर्सरी एमाइन के पास नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होने की वजह से इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। दैट मीन्स हमने पास कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो टर्सरी एमाइन है। तो नियोपेंटाइल एमाइन क्या होता है, नियोपेंटाइल एमाइन हमारा जो है ये है, ये क्या है, प्राइमरी एमाइन। आइसोप्रोपाइल एमाइन, आइसोप्रोपाइल एमाइन भी हमारा क्या है, सेकेंडरी एमाइन है। ट्राईइथाइल एमाइन, तो ट्राईइथाइल एमाइन होता है हमारा ET ET, तो ये क्या है, टर्सरी एमाइन है। और इथाइल मिथाइल एमाइन ET NH और M, तो ये सेकेंडरी एमाइन। तो सेकेंडरी ओनली रिएक्शन जो नहीं करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वो होगा टर्सरी, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 16, यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके NaBH4 के साथ में रिएक्शन करानी है। तो इनिशियली हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है वो एक कीटोन दिया हुआ है, यहाँ पर CH2 ये C डबल बॉन्ड OH, फिर उसके NaBH4 के साथ में आपने रिएक्शन करें। तो NaBH4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा बट कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा जो हो जाएगा CH3 COH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसके बाद में H+ एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप भी है और एस्टर भी है, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, ये अबव चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 मेंबर की आप रिंग बना लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो एक और कार्बन है। ठीक है, एक और कार्बन बीच होगा, तो यहाँ पर 5 और ये 6, तो 6 मेंबर रिंग बनाइए विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन गई विद ऑक्सीजन। नंबरिंग आपने ऑक्सीजन को 1 की थी, तो 1 यहाँ पे, 2 3 4 5 6, तो 2 पे आ रहा है मिथाइल, 2 पे आ रहा है मिथाइल, 3 4 5 और 6 पे आ ये है। तो यहाँ पर 6 पे O- था और यहाँ पर OH था, तो वाटर से क्या हो जाएगा, O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ये OH, ये भी OH, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी था और यहाँ पर मिथाइल है। एक कार्बन पर OH हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, फिर ऑक्सीजन है, फिर मिथाइल है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी। तो यहाँ पर आप देखिए इनिशियली क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस एथर के केस में क्या होता है, ROR का यदि आप H3O+ की प्रेजेंस में करेंगे तो आप इसको HOH दोनों को ही क्या कर देना है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर भी एल्कोहल एल्कोहल कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर एस्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये OH, यहाँ पर भी OH, और ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C∼OH में। इसके अलावा हमारे पास CH3OH बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। अब एक कार्बन पर OH तो हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या बन जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर भी हो जाएगा यहाँ पर। फिर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C∼O, यहाँ पर C∼OH। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास यदि अपन हीट करते हैं तो ये क्या है, बीटा कीटो एसिड है। बीटा यानी अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन, बीटा पे अनसेचुरेशन है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, और वो कहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आफ्टर हीटिंग हमारा इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, इसलिए जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज एस्टर्स। तो हमारा जो एस्टर्स है यहाँ पर CH3 C∼O CH3, इसमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी OH- अल्कलाइन मीडियम में अटैक कराना है। तो यहाँ पर कार्बन पे अटैक होगा, ये इधर से, और फिर यहाँ पर। तो अटैक जो न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके del+ चार्ज पे, प्लस यहाँ पर स्टेरिक एंट्रेंस पे। जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा del+ चार्ज ऑन C∼O। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये CH3O CH3 है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल क्या है CH3O, यहाँ पर C2H5 है यानी CH2CH3 है। थर्ड मॉलिक्यूल CH3 C∼O, ये 3 कार्बन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की साइज बढ़ती जा रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, तो रेट कम होगी। तो यहाँ पर सब R1 है, R2 है और R3 है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो रेट होगी वो क्या होगी, R1 सबसे ज़्यादा होगी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 सबसे छोटा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर R2 होगी, फिर R3 होगी। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप्स, इन ग्रुप्स की क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट है 33 में, विच ऑर्डर फॉर बेसिक करेक्टर ऑफ एमाइन इज करेक्ट फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप देखिए ये एनिलीन है। बेसिक स्ट्रेंथ में आपको क्या करना होता है, बेसिक स्ट्रेंथ में सिंपली आपको क्या करना है कि लोन पेयर इजीली डोनेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर लोन पेयर है, ये किसके साथ रेजोनेंस में, इसके साथ रेजोनेंस में, यहाँ पर भी है रेजोनेंस में, यहाँ पर ये जो है लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। यहाँ पर भी है रेजोनेंस में, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर वो किसकी होगी, प्राइमरी इसकी जो लोकलाइज्ड है, यानी थर्ड की सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब बाकी सब देखते हैं। तो यहाँ पर ये NO2 है, -I ग्रुप है, और यहाँ पर NO2 -M ग्रुप है, और ये सब क्या प्राइमरी माइनस, केवल सेकेंडरी माइन ये वाला है जिसकी +I की वजह से। तो इसके बाद में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थर्ड के बाद 2 की। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड के बाद 2 हो गया क्योंकि यहाँ पर +I ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर हमारा होगा 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी +I -I ग्रुप जुड़े हुए नहीं। -I ग्रुप क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -I के और -M ग्रुप के। ठीक है, तो इसके बाद में 3, 2, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर 4 और 5 में यहाँ पर ओनली -I ग्रुप है क्योंकि मेटा पोजीशन पे, और यहाँ पर -M ग्रुप है। रेजोनेंस ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी, जहाँ पर -I ग्रुप -M ग्रुप एप्लीकेबल है NO2 का, यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद में क्या होगा, 1 के बाद 4 होगा, फिर 5 होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। यहाँ पर किससे मैच कर रहा है हमारा, ये देखिए 3, 2, 1, 4, 5। तो 3, 2, 1, 4, 5 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना था कि NO2 ग्रुप -I है या नहीं, तो ये मेटा पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन, पैरा पोजिशन पे क्या होगा, -M भी शो करेगा। ये यहाँ पर ओनली -I शो करेगा, और -I से ज़्यादा डोमिनेट कौन सा करता है, रेजोनेंस -M इफेक्ट, इसलिए यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी।
हमारा लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 35, एन प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू गिव। एन प्रोपाइल क्लोराइड हमारा ये है, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होगी, यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बन के हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन यानी हेक्सेन बनेगा। तो 6 कार्बन देखते हैं यहाँ पर 3 + 3, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी होता है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी अपन बनाते हैं इसमें, ये तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, पर अपने पास यहाँ पर सिर्फ एल्केन दिए हुए हैं, इसलिए अपन सिर्फ एल्केन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, यदि साइक्लिक फॉर्म में तो वो हेमी एसिटल होनी चाहिए। हेमी एसिटल से क्या मतलब है कि हमारा जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है उसके एनोमेरिक कार्बन पे, इस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो माल्टोज है, यहाँ पर माल्टोज में आपके पास देखिए ये एनोमेरिक कार्बन के पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, माल्टोज होगा। फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखते हैं, तो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पर OH है, तो ये हेमी एसिटल फॉर्म में। गैलेक्टोज में भी यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों ये भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे। दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, कि यहाँ पर ऊपर जो दिए हुए वो सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है 38, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन ये कौन सा है, टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, यहाँ पर ये प्राइमरी। यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, तो रेजोनेंस वाले सबसे पहले देख लेते हैं, ये सेकेंडरी टर्सरी है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी, यहाँ पर फर्स्ट वाले की, क्योंकि टर्सरी है प्लस रेजोनेंस भी है। यहाँ पर फिर सेकेंड थर्ड होगा, क्योंकि सेकेंडरी रेजोनेंस हो रहा है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी यानी सेकेंड एंड फोर्थ, ये किससे मैच कर रहा है, हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है किस पे, एक्स पे, और ये रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो अटैक कर रहा है किस कार्बन कर रहा है, इस कार्बन पे। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कब होगी, जब यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा हो। और डेल प्लस चार्ज कब ज़्यादा होगा, जब हैलोजन हमारे पास कौन से जुड़ा हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ, यानी फ्लोरीन जुड़ा हुआ। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, SN2AR, यानी एरिल हैलाइड में SN2 रिएक्शन। यहाँ पर यदि आप एरिल हैलाइड में सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, तो फ्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज बनता है, ये भी ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोरीन है उसका -I भी सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम -I होगा इसका। इसकी वजह से ये क्या होगा, एनायन भी जो होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल इंटरमीडिएट। इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो यदि हमारे पास हेलोजन के ऊपर अपन फ्लोरीन लेते हैं तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट भी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ड्यू टू -I ऑफ फ्लोरीन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है 41, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा, जैसे RC≡OH, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने की जो टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पे। तो यहाँ पर जो रेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल प्लस चार्ज ऑन C≡O कार्बन, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो यहाँ पर आप देखिए डेल प्लस चार्ज किस पे ज़्यादा होगा, तो ये CHO है, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज, तो यहाँ पर Cl क्या है, -I ग्रुप है, क्या करेगा, डेल प्लस चार्ज को बढ़ाएगा। यहाँ पर NO2 -I ग्रुप है, ये और भी बढ़ाएगा। ये क्या है, COCH3, ये कीटोन ग्रुप है। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है किस में होती है, फास्टर होती है किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में क्यों, एक तरफ H है दूसरी तरफ +I, पर हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं, जैसे कीटोनिक ग्रुप है
तो यहाँ पर दोनों तरफ ही क्या है, प्लस आई ग्रुप है, इनकी वजह से यहाँ पर डेल प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और उस पर अटैक करने की टेंडेंसी लेस होती है। तो एल्डिहाइड की रेट किससे ज़्यादा होगी, कीटोन से ज़्यादा होगी ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब होगी वो कौन से में होगी, यहाँ पर NO2 ग्रुप -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर डेल प्लस चार्ज सबसे हाईएस्ट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन हो गया सेकंड, फिर होगा फर्स्ट क्योंकि क्लोरीन का -I लग रहा है, फिर होगा फोर्थ, फिर सबसे लास्ट में होगा हमारा थर्ड। यहाँ पर क्योंकि मिथाइल के +I की वजह से ये डेल प्लस चार्ज लेस हो रहा है, यहाँ पे आ गया थर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे 42 क्वेश्चन। 42 में हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है DCDO फिर OH- का अटैक कराना है, तो यहाँ पर कोई अल्फा H नहीं है, तो ये लाइक कैनिजारो रिएक्शन टाइप से होगी, तो यहाँ पर आप OH- का अटैक करा देंगे। अब OH- का अटैक हो गया ये इस तरह से, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा DCO-, यहाँ पर ये ड्यूटेरियम है, यहाँ पर OH है। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पर, और ये ड्यूटेरियम कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये DA- ट्रांसफर वाला स्टेप है, जो कौन सा होता है, RDS स्टेप होता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा DC≡OH प्लस हमारा जो है D पे CD, एक और D लगेगा इस पे, और फिर O-। तो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर वाली फिनोमेना कर देते हैं अपन कि H+ ट्रांसफर यदि कर देते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा DCOO- ये वाला प्लस CD3OH। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमने, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह आज हमने कौन कौन से पेपर कर लिए, 23 एंड 24 पेपर्स को आज हमने डिस्कस कर लिया है। और यदि बाकी पेपर्स को भी आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी प्लेलिस्ट लिंक मैंने दे दी है, तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।